हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। बिल्कुल। कैसे हैं सभी लेखपाल लोग, कैसे हैं सभी सब इंस्पेक्टर्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार टारगेट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही पढ़ा कि अब की बार लेखपाल। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में आज कुछ बातें करेंगे। बहुत दिनों से बच्चे इस बारे में मैसेज कर रहे हैं, बार बार बोलते भी हैं कि सर लेखपाल के लिए बता दीजिए, लेखपाल के लिए बता दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू से आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी हैं इससे रिलेटेड वो आपसे डिस्कस करूंगा और मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगा कि हम किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करें। देखिए, पढ़ाई करना और एग्जाम क्रैक करना दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, राइट। देखिए, पढ़ने के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, आपके साथी दोस्त यार सब ऐसे होंगे जिनके पास नॉलेज बहुत होगी, बहुत सारी नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, राइट। और बहुत सारे कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास नॉलेज थोड़ी सी कम होती है बट वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं ड्यू टू स्ट्रैटेजी। ठीक, तो आज मैं इसी लेक्चर में, इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपसे सारी चीज़ों से डिस्कशन करूंगा और होपफुली मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो प्लीज़ इसको पूरा ढंग से देखिएगा। और एक सभी से बार बार ये मेरा कहना रहता है सभी बच्चों से कि आप जब वीडियो देखते हो तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैसे एनालिटिक्स देखता हूँ मैं उसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों का भी फेस भी कर रहा हूँ, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन नहीं कर पाता हूँ, आपसे डिस्कस भी नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं हो पाती। ये वीडियो पूरा क्यों नहीं देख पाते हैं, या तो कंटेंट की बात कोई ऐसी आती है। देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जब भी वीडियो देखते हो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, उनको आप मुझे बताओ। अब देखो, आपको पता है बहुत अच्छे से कि भाई अभी प्रॉब्लम आवाज की है, जैसे मुझसे कई बार लोग कहते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑफ बोर्ड वाली जो क्लास रखी उसमें देखो मैं क्वेश्चंस क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उन चीजों को। ठीक है, खैर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। अब की बार यूपी लेखपाल, बिल्कुल सही बात, अब की बार लेके रहेंगे यूपी लेखपाल। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो आप खुद समझ सकते हैं ये इतना आसान नहीं है। अब की बार ये इतना आसान क्यों नहीं है, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा भी ये सब चीजें इस बार इतनी आसान क्यों नहीं होंगी। वैसे भी पहले भी आसान नहीं थी, क्योंकि अब थोड़ा सा और स्थिति बदल गई है और मेरे ख्याल से इस बारे में आप सब लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको पता चल गया होगा देश में अर्थव्यवस्था के कुछ हालात ठीक नहीं है। अब जैसे ही अर्थव्यवस्था के हालात ठीक नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए होंगे। अब जब लोग बेरोजगार होंगे तो भाई वो एक ऐसे, भाई उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा चलेगा कि भाई ऐसा रोजगार की तरफ हम बात समझें करें जिससे हम एक मुश्त जो हमारी इनकम है वो बने और हमें इस तरीके की सिचुएशन से उभरने की बात सामने आए। अब इसमें सबसे ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, सरकारी नौकरी इज द बेस्ट। अब सरकारी नौकरी इज द बेस्ट क्यों सोचा जाता है, वो इसी रीजन से सोचा जाता है क्योंकि सरकारी नौकरी में देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजें कम कर दी, लाइक डीए फ्रीज कर दिया, अब नहीं बढ़ेगा अभी 1.5 साल। लेकिन क्या उन्होंने पैसे में और कहीं में कोई कमी करी? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अफवाहें अलग होती है लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर है भी तो मैं कह देता हूँ भाई 1 महीने के बाद भी अगर मान लो 1 महीने की सैलरी भी कम कर दी तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है, फिर वो सारी रूटीन में आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, जब देश के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम सबको साथ देना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि अभी हमारे देश के लिए क्या चीज जरूरी है, हम उसमें योगदान कैसे दे सकते हैं। तो नेवरदलेस आप परमानेंट हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की। अब बहुत सारे बच्चों के साथ में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि सर वैकेंसी कितनी, वैकेंसी कितनी, वैकेंसी। तो देखो, मैं जैसा अभी तक सारी बातें हैं इनमें 5200 पदों के बारे में बात करी जा रही है। कितने पद के बारे में बात करी जा रही है? 5200। लोग कह रहे हैं कि भाई 52, मतलब लोग नहीं, विज्ञप्ति में जैसा बताया गया था, पेपर की कटिंग्स वगैरह है, न्यूज़पेपर में वगैरह में आया है इस बारे में कि 5200 पद खाली जो हैं उनकी वैकेंसी भरी जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि 30,000 के आसपास देखा जाता है कि 30,000 के आसपास यूपी में लेखपाल की वैकेंसी है। इसमें से लगभग 24,000 है, बाकी की लगभग 5-6 हजार जो वैकेंसी है वो अभी खाली पड़ी हैं। तो 5200 के आसपास जो है वो पद आपके सामने आएंगे, ये निश्चित तौर पे है, इसमें कई जगह देखा गया। अब देखिए, इसमें इसके बाद दूसरी चीज है,
अब मैं बाकी मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं क्या हमें इन 5200 पर ध्यान देना है। फिर वही वाली बात है, हमें तो एक सीट चाहिए ना, हमें 5200 से क्या मतलब है। अगर वो 10 भी होती, वो 1 भी होती, तब भी तो हम स्ट्रगल करते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी एक सीट देखनी है, हमें दूसरी सीट की तरफ नहीं जाना। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। 5200 के चक्कर मत पड़िए, 6000 के चक्कर मत पड़िए, 500 के चक्कर, कुछ भी नहीं। वैकेंसी आएगी, ये बात निश्चित है, आएगी तो कम से कम एक तो वैकेंसी आएगी और हमें एक ही सीट चाहिए, हम उस पर फोकस करेंगे। राइट, चलिए। लेकिन हाँ, ये अगर 5200 है या एक सीट है या कुछ भी है, एक बात बहुत जरूर समझने की वो ये है बच्चों कि ऐसा कुछ भी है तो एक बात हम बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि एग्जाम बहुत कठिन होने वाला है। एग्जाम कठिन का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम कठिन हो जाएगा। एग्जाम तो अपना जैसे यूपीट्रिपलएससी लेती है। चाहे ये और बताना चाहूंगा इस बारे में कि इस बार जो ये एग्जाम है लेखपाल का, ये यूपीट्रिपलएससी लेती है। तो यूपीट्रिपलएससी के इतिहास की अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो ये आयोग बना है अभी जल्दी में, 2-4 साल हो गए इसको, 2-3 साल हो गए इनको बने हुए। और इस आयोग में देखा जाता है कि इसने जो भी परीक्षाएं अभी तक ली हैं उनमें बहुत सारी जो परीक्षाओं के अंदर जो पेपर हैं उनमें बहुत अनियमितताएं देखने को मिलती है। अनियमितता का मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो जीके का अच्छा लेवल में क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। जैसे मतलब हम एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना जैसे, तो यहाँ पर वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन होता, राइट। क्यों नहीं मेंटेन होता? क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे बच्चे चाहिए। एक रटन विद्या हो गई तो वो रटन विद्या से अलग, अब नया आयोग है तो नए तरीके से चीजों को देख रहा है। तो इसमें रीजनिंग के सवाल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैथ के सवाल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो खैर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब देखो हमारे लिए चैलेंजिंग क्या होगा बच्चों, ये 5200 पद है। दूसरा चैलेंजिंग हमारे लिए क्या होगा, ये यूपी की भर्ती है, उत्तर प्रदेश की भर्ती है। मतलब आप मान के चलिए कि इसके अंदर कोई भी, वही कुछ भी आप देखते हैं कि यूपी की भर्ती जैसे भी आती है, आपने जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की देखी तो 20 लाख 22 लाख 25 लाख इतना फॉर्म पड़ गया, राइट। बात समझ रहे हैं ना, इतना फॉर्म पड़ गया। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, एक तो पद है 5200, यूपी की भर्ती है, एक इसके अंदर सबसे बड़ी जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, मतलब कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा या मतलब बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, वो वजह है 18 से 40 की आयु। ये जो हमारी एज है 18 से 40। अब यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई कि 18 से 40 साल तक की आयु के बीच में ये फॉर्म पड़ेंगे। अब जरा खुद भी सोचिए, 18 से 40 साल तक की आयु के बीच में जब अगर ये फॉर्म पड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। इसमें फॉर्म लाखों में पहुंच जाएगा, लाखों में क्या 25, 30, 35 लाख भी पहुंच सकता है। उम्मीद है 30 से 35 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट पड़ता है लोगों के दिमाग में आता है। कुछ लोग देखिए एक लाइफ का एक पार्ट होता है जिसमें ध्यान नहीं देते, फिर बाद में उन्हें ध्यान आता, तो मैक्सिमम नंबर उतना रहेगा। अब इसके साथ वो रिलैक्सेशन भी मिलती है, तो कुछ अपनी जो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है कुछ, तो वो उसका भी फायदा लेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद फिर ये होगा, क्या आपका 30 से 35 लाख जो भी ये फॉर्म पड़ेंगे, 25 लाख 30 लाख 20 लाख जो भी फॉर्म ये पड़ेंगे, लाखों में फॉर्म पड़ेंगे, क्या आपका कंपटीशन उनसे है? तो मेरा आंसर होगा ना, उनसे किसी से नहीं। आपका ये तो कोई भीड़ होती है। भीड़ कैसी होती है? जैसे आपने देखा रेलवे का फॉर्म ग्रुप डी का पड़ा, कितने फॉर्म पड़े? 2.5 करोड़। जिसको पता लग रहा उसने फॉर्म मार दिया, जिसको पता लग रहा उसने, अरे रेलवे की नौकरी निकली उसमें 10th मांग रहा है, तो अच्छा मेरा 10th पहले वही भर दे, तेरा 12th तू भी भर दे। तो इस तरीके की यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज जरूर ये आपसे मैं कहूंगा कि इन सब चीजों से घबराना नहीं होता। 2.5 करोड़ भरे हैं, 3 करोड़ भरे, आपको क्या मतलब है? आपको तो अपने कॉम्पिटिशन पे फोकस रखना। अगर आपने अपने कंपटीशन पे फोकस रखा तो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, देखो मेरी बात आपको क्यों सुनना है? ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो बस आपको सुनना है। मेरी बात को इसलिए सुनना है क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूं और मैंने अलग अलग जॉब भी की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके बहुत सारी चीजें ऐसी जॉब मैंने कर रखी है। साथ ही साथ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छे नंबर्स में भारत के अंदर अलग अलग विभिन्न सेवाओं में कार्यरत है। तो मैंने अगर उनको किसी चीज के बारे में बताया, उन्होंने उसको फॉलो किया, वो नौकरी में लगी, तो मेरी बात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब तो है, राइट। तो मैं बार बार आपसे इसलिए कहूंगा कि अपनी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे और इस एग्जाम को कैसे भी करके हमें क्वालिफाई करना है।
और ये बात सभी लोग समझें, यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले जो भी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को ध्यान दें। अगर आप जॉब में हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और अगर आप जॉब में नहीं है तो मैं आपसे फिर अभी ये कहूँगा कि आपके सामने सबसे पहला सुनहरा ऑफर यही है आपके सामने, और इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा हिस्सा इस यूपी ट्रिपल का जो पेपर है इसका बहुत सारा हिस्सा आपके एग्जाम में भी आएगा, तो हल चीज़ों को मिलेगा। हाँ ये है कि आपका एग्जाम में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन भी मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आपको एक जॉब मिल गई टेंशन फ्री, और जैसे ही आप टेंशन फ्री हुए तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप टेंशन फ्री होते किससे, रोजगार के मुद्दे से आप टेंशन फ्री होते हैं, अब आप अपना मन दूसरी चीजों में भी आसानी से लगा सकते हैं, राइट। तो यूपी ट्रिपल एससी के 5200 पद हैं, 18 से 40 साल की उम्र है, कंपटीशन में फॉर्म बहुत सारे बढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा घबराना नहीं, नो फेयर लाइक शारिक सारी देयर, बिल्कुल फेयर नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं है, राइट। अब अगला मुद्दा क्या है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो है यूपी ट्रिपल एससी जैसे ले रहा है, यूपी ट्रिपल एससी इसको ले रहा है पहली बार, तो इसमें अभी एक यूपी ट्रिपल एससी ने अपना नया प्रपोजल रखा है जिसमें एक पीईटी का पार्ट रखा है, पीईटी। तो पीईटी का बेसिकली मतलब होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो टाइप का सिस्टम होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम टाइप जो होता है वो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट जो है वो उसमें रखा गया है। तो जो इसमें प्रिलिमिनरी प्रारंभिक जो परीक्षा रखी गई है वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे बैंक में पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, एक प्री होता है, उसके बाद में मेंस होता है। ये बेसिकली क्या होता है, भीड़ को कम करने के लिए होता है, राइट। इसी तरीके से आप एसएससी के पेपर्स देखेंगे, अच्छा एसएससी के पेपर्स में फिलहाल ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे आप टेट के पेपर में देखोगे, ठीक है, तो टेट और फिर सुपर टेट, तो इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी ने भी कुछ इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया है। अब उसकी डिटेल्स क्या है सारी चीजों की तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन क्या ये एप्लीकेबल होगा लेखपाल के ऊपर, ये अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। रीजन क्या है, देखिए इस पर डिस्कशन करने से हमारा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि देखिए भाई पेपर तो होना ही है, ये बात निश्चित है। अगर पीईटी भी लग के होगा तो भी हमारे लिए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पेपर में वही चीजें आएंगी जो लेखपाल के लिए निर्धारित है, और अगर हो भी नहीं भी हुआ तो हमारे लिए फिर अपनी तैयारी जैसे हमें करना है वैसे हम करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी की बात हो रही है, इसके बारे में भी देख लेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप घबराइए मत बिल्कुल भी। अगर पीईटी होता है तो उसका सिस्टम है, उसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बस ये होता है कि पहले जितनी भी वैकेंसी है उसका कुछ गुना वो ऊपर से उठा लेंगे, और फिर जैसे आप देखेंगे यूपी पीसीएस का पेपर होता है ना, आईएएस का पेपर होता है, तो उसमें क्या करते हैं वो एक निर्धारित नंबर ले लेते हैं, इतने बच्चे, जैसे मान लो 1000 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना 10,000 ऊपर से जितने भी नंबर्स वाले लोग बने उनको उठा लिया, उनसे ही फिर क्या कराया, मेंस की परीक्षा करा ली, ठीक, या वही बच्चे ले लिए उन्होंने एग्जामिनेशन में, तो वो उन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके की पीईटी बनाने चल रहे हैं, क्या सोच लेके चल रहे हैं, वो पीईटी कितना साल तक मायने का रखेगी, वो सारी चीजें जो है वो बात के किसी क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, बट वो अभी मेरे लिए आपके लिए नहीं, क्योंकि ये अभी निश्चित नहीं है कि ये लेखपाल के लिए लागू होगी या नहीं, तो इसलिए बिल्कुल फोकस मत करिए, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, इस पर बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप इन सब चीजों पर ध्यान देते हो, आप अपने आप को बिल्कुल क्या कर लेते हो, परेशान कर लेते हो, और जो हमें काम करना है उससे बिल्कुल फोकस हटा लेते हो। अगला बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में ये भी मैं बात करूंगा आपसे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सिलेबस, तो हिंदी होगी भाई, यूपी का भी एग्जाम है तो यूपी का कोई भी एग्जाम होता है तो भाई हिंदी तो होगी, नो डाउट, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद में दूसरी चीज क्या होगी, हिंदी के बाद मैथ्स की आने की, मैथ्स आएगी, आने की उम्मीद क्या आएगी। इसके बाद में जीके, अब जीके जीएस कह दो या कोई भी करंट अफेयर्स जो भी है इनमें सब आ जाएंगे। लेकिन चौथी चीज है वो बेसिकली क्या है, रूरल, जिसे हम ग्राम विकास भी कह सकते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या, पंचायती राज क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, और पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर क्या किस तरीके से सिस्टम होता है, सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती है। अच्छा ऐसा भी जैसा देखिए पहली बार लेखपाल का पेपर यूपी ट्रिपल एससी लेगी
तो ये भी कहना थोड़ा सा एक गलत नहीं होगा कि हो सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें पहले जो होती थी पेपर में आती थी, और ये पेपर जो होता था 80 नंबर का होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। अब इन्होंने क्या काम करा, ये पेपर में इंटरव्यू खत्म कर दिया, तो इन्होंने या तो इसको ही 25-25 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 25-25-25 तो 100 नंबर इससे बना लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि 20-20 नंबर का रखें, और हो सकता है जैसा होता ही है कि रीजनिंग भी निश्चित तौर पर वो हमें दे दे, रीजनिंग भी हो सकता है वो निश्चित तौर पर हमें दे दे। अब हमारे सामने जो चीज अनसर्टेन है, जिसकी अभी अनियमितता है, हमारे सामने बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, वो क्या है, वो रीजनिंग है। और क्या है, एक दीवार, इसकी अभी अनसर्टेनिटी है, अनियमितता है कि शायद होगा या नहीं होगा, तो इन पे बड़ा कम फोकस करिए। अभी मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये दोनों पार्ट ऐसे हैं कि मेरे बच्चों बहुत अच्छे से समझ लो कि जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी इसका एडवर्टीजमेंट निकलेगा, और एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या है, जून के स्टार्टिंग में या लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तब ये वैकेंसी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और बिल्कुल तैयार रखी हुई है। जैसे कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि वैकेंसी बिल्कुल तैयार रखी है, और ये जो है तुरंत जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो सबसे पहले वैकेंसी यूपी के अंदर यही आएगी, राइट। तो अगर मैं इन दो चीजों को हटा दूं अभी के लिए, तो मैं क्यों वही समझा रहा हूं आपको, जब भी एडवर्टीजमेंट आता है तो भाई कम से कम आपको 1 महीने से ऊपर के आसपास, 1 महीने के आसपास आपको दिए जाते हैं फॉर्म भरने को, और जब फॉर्म भर दिए जाते हैं उसके कम से कम 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पेपर होता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जब भी मेरे सामने ये पेपर की बात एडवर्टीजमेंट की शुरू होगी, तब से लेके परीक्षा होने तक मेरे सामने 3 महीने होंगे, कम से कम 3 महीने होंगे, और 3 महीने के अंदर मैं आपसे कहता हूँ क्या रीजनिंग और ये दो पार्ट जो है क्या हम कर नहीं सकते। मैं बिल्कुल टंके की चोट पे आपसे कहता हूँ, और मैं आपको पूरा विश्वास रखता हूँ कि हम और आप मिलकर ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई चीज नहीं छूटेगी। अब आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे। तो अभी आप इन दोनों चीजों को छोड़ दिए, और ये दोनों चीजें मेरे पे ही छोड़ दी, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने एंड से थोड़ी बहुत रीजनिंग को देखते रहिएगा, इनको थोड़े अपने अपने बहुत को देखते रहिएगा। अच्छा चलिए, अब मेरे सामने आती है बात, ये हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लिया, मेरे सामने आती बात पेपर और स्ट्रैटेजी की, ठीक। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, देखिए स्ट्रैटेजी 3 तरीके की होती है। स्ट्रैटेजी एक होती है कि पेपर को समझने की, मतलब प्रिपरेशन किस तरीके से रखें, स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रिपरेशन, जैसे आप कह सकते हैं तैयारी किसकी, सिलेबस की। अब तैयारी सिलेबस की का मतलब क्या हुआ, जो हम सिलेबस है उसकी तैयारी कर लें। तैयारी कैसे कर लेंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है, करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेज होती है उसमें हम अपना सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। अब जैसे मैं व्याकरण की बात करूं, हिंदी की बात करूं, तो व्याकरण के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, अनेकनी, एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस तरीके से जो सिलेबस का पार्ट है मैं उसको ढंग से अगर समझ लूं तो मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। मेरे दिमाग में एक बार फिक्स हो गई कि भाई मेरे पेपर के अंदर ये टॉपिक आएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, ये बात बड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लापरवाही मत करिएगा, सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रिपरेशन मतलब तैयारी, जो हमारी तैयारी हमें करनी है किसकी, प्रिपरेशन जो तैयारी करनी है किसकी, सिलेबस की, हमें पता होना चाहिए क्या आएगा। गणित के अंदर हमें पता होना चाहिए क्या आएगा, और जी के अंदर पता होना चाहिए क्या आएगा। अब आप मैथ के अंदर, गणित के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मत पढ़ने लगना, राइट, अलजेब्रा मत पढ़ने लगना। अभी हमारे सामने जो बेसिक सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है, तो उसको ऊपर हम कैसे फोकस करेंगे वो देखेंगे। दूसरी, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 1। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रैक्टिस। अब देखिए प्रैक्टिस भी क्या है, 2 तरीके की प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस 2 तरीके कैसे है कि भाई मैथ्स की, जैसे लासा मासा चैप्टर है, मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली, विलोम शब्द की खूब प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली। एक है पेपर की प्रैक्टिस, जिसमें मैं जीके के क्वेश्चन भी देखूंगा, हिंदी के क्वेश्चन भी देखूंगा, मैथ के क्वेश्चन भी देखूंगा, सबके क्वेश्चन कंबाइन करके देखूंगा, राइट। और तीसरी जो होती है वो पेपर, जिसे हम
एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो ये वाली जो पॉइंट होता है जिसके अंदर हम पेपर और एग्जाम हॉल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आपने जितना भी पढ़ा है वहाँ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जो एग्जाम दोगे वो 2 घंटे का एग्जाम, वो 2 घंटे का एग्जाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब वो 2 घंटे का 1.5 घंटे का हार्डली मैटर्स, बट वो जो भी टाइम पीरियड है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। या तो आप विजयी हो जाओगे या फिर एक बार फिर से तैयारी शुरू करोगे। तो मेरा बार बार यही कहना रहेगा कि इस बार हमारी जो प्रोग्रामिंग हो वो एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से हो। स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि मैं पहले समझ लूं कि प्रिपरेशन किस चीज की करूं, सिलेबस को समझ लूं अच्छे तरीके से। तो पहले आप अपने दिमाग में पूरी चीज बना लो कि मुझे स्ट्रेटेजी बनानी थी नंबर 1 सिलेबस की, लिख लो। उसके बाद उसी तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी उसके अंदर सिलेबस के अंदर स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं पहले, जैसे मैं आपके सामने हर दिन में या कोई टॉपिक लेके आऊंगा, हर हफ्ते के अंदर एक टॉपिक बना के ऐसा चलूंगा कि मैं ये कंप्लीट करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, ये कंप्लीट। आपकी क्या थ्योरी रहेगी, आप भी उस टाइप की चीजों को प्रॉपरली देखते चलोगे। घर में भी अपने स्ट्रेटेजी बना लोगे कि हाँ इतने क्वेश्चन मुझे रोज करना है, सर ने मुझे अपनी पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं अपनी प्रैक्टिस करता चलूंगा। ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा क्या, मेरी प्रैक्टिस। इसको कर लिया। अब मैंने मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे ये बढ़िया से काम करा और सैटरडे को और संडे को मैंने अपने दिमाग में बना लिया कि सैटरडे और संडे को रिवीजन करूंगा, साथ में प्रैक्टिस करूंगा जो मैंने पूरे वीक में पढ़ा है। बच्चों बात समझना, रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बहुत अपने मतलब एग्जामिनेशन की जितनी भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें उनकी एक स्ट्रेटेजी आपके सामने रख रहा हूं कि बिना स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते, और वो भी रिवीजन के बिना नहीं होगा। मैं इसका कोर्स खरीद लूं, मैं ये किताब खरीद लूं, मैं उनकी किताब पढ़ लूं, आप किताबें इकट्ठी करोगे कुछ नहीं हासिल होगा। आप 1 लाख सवाल कर लो, मैं आपसे कहता हूँ मैथ के 1 लाख सवाल कर लो, आप सीजीएल का पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और 5000 सवाल कर लो, ढंग से कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं पेपर क्वालिफाई कर जाओ। क्या बुक्स मैटर करती है? बिल्कुल बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन बुक्स क्या मैटर करती है? बिल्कुल बेसिक बुक अपने पास रखी। मैं इसकी बुक लिया हूं, मैं उसकी बुक लिया हूं। आपने कौन सी बुक से पढ़ा था? अच्छा ये वाली बुक से पढ़ा था, ये हाँ आपने कौन सी बुक से पढ़ा था? ये वाली। सब इकट्ठी कर ली और पढ़ा किसी से नहीं आपने। एक स्टैंडर्ड बुक खरीदिए, रखिए हर सब्जेक्ट की। इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक खरीदिए किसी ऐसे पब्लिशर की जिसमें प्रैक्टिस पेपर हो। वो किताब आपके पास होना चाहिए बस। अब आप उल्टे सीधे पब्लिकेशन की, अब आप जाते हो मार्केट के अंदर, वो आपको दे देता है उल्टे सीधे पब्लिकेशन की, आपने उठा लाया और आपने वो जो, और आपकी भी आदत क्या है ऑप्शन से याद करने वाली। आपने देखा अच्छा इसका आंसर ये है, उसमें ऑप्शन में उसने बी की जगह सी होना था, बी की जगह उसने सी भी कर दिया और उसने आप आंसर दे दिया। अब आपने वही रख लिया, वही जाके पेपर में करिए, फिर कह रहे यार ये तो बुक में ऐसे लिखा था, हम तो ये करके आए और आंसर हो गया गलत। तो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक खरीदी, उनके बारे में भी आपको चर्चा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक खरीदे किस तरीके से। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल रखिए, इसके बिना पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब इन सब के बाद मैं छोटा सा बात आपको बोल देता हूं टाइम टेबल की, तो उसमें ध्यान रखिए हिंदी को लगभग मेरे हिसाब से दिन में 1.5 घंटा दीजिए विद प्रैक्टिस। 1.5 घंटा विद प्रैक्टिस। मैथ को कम से कम 3.5 घंटे देने हैं आपको विद प्रैक्टिस। देखो भाई मैथ को अब समझना कि ये पेपर में मैथ की इंपॉर्टेंस क्या है और आप मैथ को कैसे क्वालिफाई कर, भैया बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये यूपी का पेपर है, इसमें हिंदी में लोग बहुत अच्छे होंगे, जीके में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इसके अंदर खासतौर से सब यूपी पीसीएस और इस टाइप के लेवल के लोग बैठेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ गणित में बहुत कमजोर होंगे। और यूपी SSSC में जो ये संस्था कराने जा रही एग्जाम, इसमें मैथ के क्वेश्चन आप उठा के देख लेना पिछले के पेपर में कैसे पूछे गए हैं। इतने आसान कुछ नहीं पूछा है उन्होंने, तो भूले में मत रहना। तो मैथ के लिए 3.5 घंटे बनाइए दिन में। इसके बाद में
हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीके। अब भाई देखो जीके के लिए भी मैं कहूंगा भाई 3 घंटे, इससे कम मैं आपको इसमें भी नहीं दूंगा, क्योंकि जीके सिर्फ 3 घंटे में नहीं, इसमें करंट अफेयर्स और जीके पढ़नी है। अब इनका क्या तरीका रखना वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, फिलहाल किसी और वीडियो में आपसे डिस्कशन कर लूंगा कि इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी। लेकिन जीके के जो 3 घंटे हैं इनमें 2 पार्ट उठा लीजिए आप। सबसे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी से शुरुआत करिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत के भूगोल से शुरुआत करिए। देखिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ किससे स्टार्ट करेंगे, जीके में भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय भूगोल से स्टार्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को सभी लोग लेके आए, देखें, इनको पढ़े, करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। मैं आपकी क्लासेस अब रेगुलर बेसिस पे शुरू करूंगा। देखिए अब मैं आपसे एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि मैं अपनी बहुत सारी क्लासेस जो होगा ऑफ बोर्ड पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ा सा ऑफिस के लिए मुझे आने जाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है उनमें। लेकिन मैं आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ जो भी चीज पढ़ाऊंगा बिल्कुल निश्चित तौर पर पढ़ाऊंगा। जब मौका मिलेगा आपके सामने भी आऊंगा, लेकिन मेरे सामने आने से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरा आपसे बार बार बस इतना ये रहेगा कि जो हमने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम वेट करा, आज हमारे सामने जब ये वैकेंसी आएंगी तो प्लीज प्लीज हमें से वैकेंसी को किसी हाल में नहीं छोड़ना। और वैकेंसी को किसी हाल में नहीं छोड़ने का मतलब बिल्कुल उसके लिए स्ट्रैटेजी। भाई देखिए इतने बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, उनमें से आप जीतोगे कैसे? सबकी दौड़ एक जैसी हो गई तो जीतेगा कैसे, जीतोगे कैसे? जीतने के लिए उनसे कोई वो जहां गलती करे आपको वो गलती नहीं करनी, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी ही पड़ेगी बेटा। कोई कहता है कि नहीं बस मेरे नोट्स पढ़ लो इससे हो जाएगा, वो कहता है मेरी बुक पढ़ लो इससे हो जाएगा, वो बोले मेरे यूट्यूब पे ये देख लो तो हो जाएगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सीरियसली कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ऐसी वीडियो देखते रहोगे और कुछ नहीं होगा, मेरी वीडियो देखते रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होगा। मैं लेकिन एक बात फिर कहूंगा, जो अच्छे बच्चे हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, इस समय बहुत जरूरी है अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना। बिना स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के देखो बेटा कुछ नहीं होगा। ये बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस मंच पे बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता रहा हूँ। और जो मेरे प्यारे अच्छे बच्चे हैं मेरी बात को सुन के आज बहुत चीज अगर लग गए नहीं करते हैं तो देखिए आप जानते हैं आपके साथ प्रॉब्लम्स रही हैं। आप सबकी नौकरी लगेगी, लेखपाल बनोगे, SIP बनोगे, बट थोड़ा सा सब्र रखो। और बार बार मैं आपसे सबसे ये कहूंगा कि प्लीज एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। किसी की बातों में मत आओ, किसी के अफवाहों में मत आओ, किसी का कोई भी चीज मत देखो ना सुनो। आपको पता है पेपर होगा, तैयारी करो। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अरे कितनी वैकेंसी होंगी, पेपर हार्ड आएगा, उनसे सेटिंग कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये किताब पढ़ ले, वो किताब, कुछ मत करो उल्टी सीधी चीज। एक प्रॉपर वीडियो, एक प्रॉपर किताब लो, मैथ की, हिंदी की, जीके की, और एक प्रैक्टिस पेपर, एक बढ़िया पब्लिकेशन का, बस कुछ नहीं इसके अलावा। आप देखो आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि भाई तुमने किससे पढ़ा था, तुमने किससे पढ़ा। अरे उसने पढ़ा था, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके टाइम में चीजें अब एक बार बताओ, यूपी जो ये लेखपाल की वैकेंसी है, इससे पहले किसमें आई थी? अपने लेखपाल खुद ही, जो एक संस्था जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो खुद कराता था। अब क्या है, अब कौन कराएगा? अब ये जो कराएगा UPSSB नहीं कराएगा। चीजें बदल रही है, आप भी बदलो, सिस्टमेटिक बदलो। बच्चे बहुत तैयार बैठे हैं, अभी तो आप लोग बहुत सारे आज से शुरू करोगे। मेरा सभी से कहना है प्लीज जो भी मेरी वीडियोस भी होती है उन्हें प्रॉपरली पूरा देखा करो, बीच मत छोड़ा करो। देखना मेरे को पूरा प्रॉपर नहीं देखोगे वो मेरे लिए ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आप ये समझिए आप कितनी चीजें छोड़ जाते हो। खैर मैं आपको फिर एक बार प्रॉमिस करता हूँ, हम ये जीत हासिल करके रहेंगे। हम अपनी वैकेंसी लेखपाल की जरूर भर्ती होंगे, बट अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। बिना स्ट्रैटेजी के एग्जाम नहीं निकलता, ये बात समझ लीजिए। आप पढ़ते कितना ही रहिए, आप जीनियस बन सकते हैं, एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ ज़रूरी है एग्जाम क्वालिफाई करना। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बार फिर कहूँगा, ये एग्जाम हर हाल में क्रैक करेंगे। अब परेशान मत होइएगा, मैं हूँ आपके साथ।